नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी पति पत्नी में विवाद शुरू होता है तो पत्नी सबसे पहले 498 की एफआईआर दर्ज कराती है। 498 ए आईपीसी जो कि बात करती है दहेज की मांग को लेकर परेशान करना। 498 ए की एफआईआर को पति तक कराना फिर भी समझ में आती है, लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड बन गया है। जैसे ही 498 ए की एफआईआर दर्ज होती है, ना सिर्फ हस्बैंड को बल्कि पूरे परिवार को इसमें खींच लिया जाता है। सास ससुर, देवर ननद, यहाँ तक कि वो देवर ननद जो कभी उस घर में रहे ही ना हो, वो जो एक दूसरे शहर में रहते हैं, उनको भी लड़की की एफआईआर में पार्टी बना दिया जाता है। और जब 498 ए की एफआईआर होती है तब एक डर बना रहता है कि कहीं पुलिस आके गिरफ्तार ना कर ले। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, गिरफ्तार हो जाएं तो आपको नौकरी से हाथ अलग गंवाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर पुलिस गिरफ्तार कर ले, समाज में बदनामी का डर अलग। और तीसरा, फिजूल पैसा खर्च तथा कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग लगाना पड़ता है। कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अगर पत्नी अपनी एफआईआर में सबको पार्टी बना देती है, तब तो दोस्तों इन सब चीज़ों से कैसे बचें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास 2022 में एक ऐसा ही केस आया जहां पर उन्होंने देखा कि एक लड़की ने पूरे परिवार को पार्टी बनाया हुआ है। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनको राहत दी, किन ग्राउंड पर राहत दी, और आप किस तरह उस जजमेंट का इस्तेमाल कर आप अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहकशान कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली पर लगाए जाने वाले 498 ए के एलिगेशन के बारे में बात की है। उस केस के बारे में जाने उससे पहले केस के फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो पत्नी यानी कि जो कंप्लेनर होती है, वह एफआईआर दर्ज कराने से पहले मजिस्ट्रेट के पास जाकर यह एप्लीकेशन देती है और यह कहती है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं और मेरे जो पति हैं, मुझे दहेज को लेकर काफ़ी तंग करते हैं, मारपीट करते हैं। जो ये एप्लीकेशन लेके जाती है उसमें मजिस्ट्रेट पति के खिलाफ संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ सास ससुर, देवर ननद, ये जो 4 लोग परिवार के सदस्य होते हैं, उनके खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं इन सब के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे हम कार्रवाई करें। तो पति के खिलाफ संज्ञान लेने के बाद बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पति और पत्नी दोनों पक्ष का समझौता हो जाता है। समझौते के बाद पत्नी केस वापस ले लेती है और कहती है मुझे आगे की कार्रवाई नहीं करना। बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों बाद वापस वही लड़की फिर एफआईआर दर्ज कराने जाती है और एफआईआर दर्ज कराती है पुलिस थाने में 498 ए, 323 इस तरह के और भी आईपीसी के सेक्शन में, यह कहते हुए कि अब जो है मेरे पति और उसके घर वाले कार को लेकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे कार खरीदनी है, उसके लिए अपने मायके से पैसा लेकर आओ और मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर पैसा नहीं दिया तो शायद मेरा गर्भपात करा देंगे। इस तरह के आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई। जैसे ही एफआईआर दर्ज कराई तो पूरी फैमिली, सास ससुर,
ननद, देवर और पति समेत पहुंचे पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में इन लोगों ने सीआरपीसी 482 के तहत एफआईआर को क्वैश कराने की पिटीशन लगाई। माननीय पटना हाई कोर्ट ने केस के सारे फैक्ट को देखा और सारी बात को जाना और यह निर्णय दिया, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह सब अपराध बनता है आपके खिलाफ और अभी जांच चल रही है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह कहते हुए पति और उसके घर वालों की पिटीशन को रद्द कर दिया जाता है। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पति के घर वाले पहुंच जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पर पति ने उस आर्डर को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ उसके घर वालों ने किया और कहा इस आर्डर को हम 2 बेस पर चैलेंज कर रहे हैं। पहला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के नाम से एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अगर कोई इस तरह की एफआईआर कराता है जहां पारिवारिक विवाद है तो वहां पहले जांच करना जरूरी है, तो जांच के बाद ही आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस केस में प्राथमिक जांच नहीं की गई और सीधा एफआईआर दर्ज करा दी गई। दूसरा, उस बात को लेकर चैलेंज किया गया था उन लोगों के द्वारा कि हमारे खिलाफ जो एलिगेशन लगाया गया है वो ओमनी बस एलिगेशन है। ओमनी बस का मतलब सारे लोगों पर एक जैसा आरोप। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक जजमेंटों में कहा है कि अगर पूरी फैमिली पर ओमनी बस यानी एक जैसा आरोप है तो इसका मतलब है उस एफआईआर में कोई दम नहीं है और उस एफआईआर को ख़त्म किया जाए। इसी ग्राउंड पर उन्होंने पटना हाई कोर्ट के आर्डर को चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पिटीशन को डिसाइड किया तो उन्होंने उन सारे जजमेंट को डिस्कस किया। अरनेश कुमार से लेकर गीता मल्होत्रा उनको डिस्कस करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट बोला, हम इस एफआईआर को पढ़कर हम इस एफआईआर में पा रहे हैं कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं सब पर एक जैसे हैं, जो कि चलन हो गया है आजकल, इसलिए हम इस चलन का विरोध करते हैं। यह कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके केस में भी अगर आपकी पत्नी ने आपके पूरे परिवार के खिलाफ एक जैसे आरोप लगाए हैं यानी ओमनी बस एलिगेशन लगाए गए हैं, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल कर आप अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जजमेंट को डाउनलोड कर आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।